नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 आप पहले से देख ही रहे होंगे दोस्तों कि इफ वेक्टर r1, यहाँ पे वेरिएबल t दिया हुआ है कि अगर ये रहता है तो ये जो पहला वेक्टर है वेक्टर r1 वो हमारा क्या दोस्तों, t वेक्टर i माइनस 3 वेक्टर j प्लस 2t वेक्टर k, कोमा ये हमारा जो दूसरा वेक्टर यहाँ पे देख ही रहे होंगे आप। दूसरा वेक्टर क्या है दोस्तों, वेक्टर i माइनस 2 वेक्टर j प्लस 2 वेक्टर k और कोमा, और तीसरा वेक्टर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप तो देख ही रहोगे। तो हमको फाइंड क्या करना है दोस्तों, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमको ये वैल्यू फाइंड करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 2 वेक्टर r1 डॉट वेक्टर r2 क्रॉस वेक्टर r3, ये वेरिएबल dt इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर हमको फाइंड करना, मतलब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन दिया वेक्टर r1 r2 r3 तेरे को वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर कंडीशन क्या है दोस्तों कि वेक्टर r1 डॉट वेक्टर r2 होना चाहिए, मतलब कि डॉट यहाँ पे डॉट है वेक्टर r1 और r2 के बीच में, और r2 और r3 के बीच में यहाँ पे क्रॉस है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन मतलब ये वीडियो जो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ इसको अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप कर दिए तो इसमें एक बहुत बड़ा मेजर मतलब कि चेंज होने वाला है आगे चल करके, तो वो आपको पता नहीं चलेगा और सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो बिना देर के आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है, पहले हमारा वेक्टर क्या दिया हुआ है, तो आइए मैंने देयरफॉर का साइन देकर पहले वेक्टर जो हमारा तीनों दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर r1 t क्या है दोस्तों, तो जो पहला वेक्टर हमारा है t वेक्टर i माइनस 3 वेक्टर j प्लस 2t वेक्टर के, ये हमारा पहला वेक्टर है। उसी तरह यहाँ पर दूसरा वेक्टर हमारा क्या है दोस्तों, वेक्टर i माइनस 2 वेक्टर j प्लस 2 वेक्टर k एंड, और जो हमारा यहाँ पे तीसरा वेक्टर होने वाला है वो तीसरा वेक्टर क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो आइए हम लोग लिखते हैं इसको। ये हमारा तीसरा वेक्टर है वेक्टर 3 वेक्टर i प्लस t वेक्टर j माइनस वेक्टर के। तो ये हमारा तीनों वेक्टर हम लोग ने देयरफॉर साइन देके पहले नोट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, तो हमारा कंडीशन दिया हुआ है नाउ। तो हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इन तीनों मतलब कि r1 r2 के बीच डॉट प्रोडक्ट होना, डॉट है, और r2 r3 के बीच क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है और इसको इंटीग्रेट कर, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो टर्म आएगा इसको इंटीग्रेट करना है dt के रिस्पेक्ट में, और फिर लिमिट पुट करके इसका आंसर हम लोग को फाइंड करना है। तो अब देखिए नाउ हम लोग को वेक्टर क्या पुट करना है दोस्तों, मतलब 1 to 2 यहाँ वेक्टर r1 डॉट वेक्टर r2 क्रॉस वेक्टर r3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt है, इसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, इक्वेशन 1। इस टर्म को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर, और फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि पहले वेक्टर r1 डॉट r2 क्रॉस r3 तीनों का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ कि जब आप प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर मतलब पढ़िएगा आप, जो इसका वीडियो मैं बाद में आपको अपलोड करूंगा जल्द ही, तो मैं वहाँ पर आपको थ्योरम होता है दोस्तों कि अगर 3 वेक्टर्स हैं जिनमें से 2 वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट है और साथ ही साथ तीसरा वेक्टर जो है उन दोनों के साथ एक क्रॉस में है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों डिटर्मिनेंट में इजिली निकालने के लिए कि तीनों का क्या कर सकते हैं आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट का साइन देते हुए यहाँ पे कि वो फॉर्मूला क्या कि बेसिस पे हम लोग जब यूज करते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर r1, तो वहाँ पर कि वो फॉर्मूला में सिर्फ वेक्टर का साइन नहीं होता है, डायरेक्टली आप वेरिएबल्स जो यहाँ पे उसके कॉफिशिएंट होते हैं उसको लेते हैं। तो यहाँ पर पहला वेक्टर है, इसका कॉफिशिएंट t है, तो यहाँ पे हम लोग t लेंगे। उस तरह इसका कॉफिशिएंट -3 है, तो यहाँ पे -3 लेंगे, और यहाँ पर कॉफिशिएंट इसका क्या है वेक्टर के का 2t है, तो यहाँ पे 2t लेंगे। वेक्टर का साइन इसलिए नहीं लेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ अगर 2 प्रोडक्ट मतलब 2 वेक्टर रहते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम लोग वेक्टर के साइन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 वेक्टर्स है तो 3 वेक्टर्स इसलिए यहाँ पे मतलब कि वेक्टर के साइन को मतलब नहीं लेंगे। उसके बाद फिर दूसरा वेक्टर हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर वेक्टर आई जिसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे 1 लेंगे। उस तरह दूसरा वेक्टर यहाँ पर -2 होगा, उस तरह यहाँ पर फिर 2 होगा, फिर उसी तरह यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 3 होगा, फिर यहाँ पर t होगा और यहाँ पर -1 होगा। तो सिंपली ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसके बेसिस पे होता है, आप चाहे तो बुक में देख सकते हैं 3 और 4 प्रोडक्ट वाले जो वेक्टर्स होते हैं।
तो वहां पर यह फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे कि अगर इस फॉर्म में रहता है तो डायरेक्टली आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में इजीली इसको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट का साइन है और हमको, या फिर इसको नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली इंप्लाइज दैट का साइन दीजिए। और हम लोग के डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे सिंपल फॉर्म में कि रो और कॉलम वाला, तो जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे मतलब कि टी को निकालेंगे तो इस रो और इस कॉलम को ढकते हैं, उसके बाद फिर ये 2/2 का फॉर्म बनता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को -1 के साथ कीजिएगा तो यहाँ पर 2 होगा। बीच में माइनस का साइन होता है, 2 को टी के साथ कीजिएगा तो यहाँ पर 2t हो जाएगा फाइनली। फिर बीच में माइनस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे -3 है तो यहाँ पर फिर -3 हम लोग लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, जब इसको और इसको ढकेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर फाइनली होगा क्या दोस्तों, -1। उसके बाद फिर यहाँ पर कीजिएगा तो यहाँ पर फिर बीच में माइनस का साइन होता है, आप सभी को पता है। तो 3 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। फिर यहाँ पे 2t के करें रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर 2t लिखते हैं। फिर इस कॉलम इस रो मतलब कि इसको ढकते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली यहाँ पर फिर t हो जाता है। t को 1 से कीजिएगा तो फिर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन होता है और 3 2 6 होगा तो -6, और ये माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पे +6 लिख देता हूँ। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फाइनली हम लोग को करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 को t के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 2t हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन। फिर यहाँ पर 2t² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 और 1 7, 7 3 21। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, -21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन का तो साइन हमारा तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस 2 माइनस और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब माइनस माइनस को ऐड कर देते हैं माइनस का साइन रहता है, तो फाइनली यहाँ पर 21 हो गया। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन, फिर जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, 2t², बीच में प्लस का साइन, फिर 2 6 12t। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा टर्म क्या बच गया दोस्तों, 2t माइनस, पहले यहाँ पे लिख देता मैं इसको, +12t -21। अब देखिए यहाँ पर कि इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा आप, तो फाइनली यहाँ पर जो फाइनल जो हमारा टर्म बनेगा 12t + 2t दोनों का ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 14t हो जाएगा -21। तो ये हमारा टर्म बन गया। मतलब कि अब तीनों को, जब इन तीनों वेक्टर को हम लोगों ने इन डिटर्मिनेंट से फॉर्म से सॉल्व किया तो इसको तीनों का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, 14t -21। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, लिखते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1, जो हमारा इक्वेशन 1 ये रहा, तो इसमें जब हम लोग पुट करते हैं वैल्यू तो आप देखिए क्या बनता है हम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 to 2 है, तो 1 to 2 हम लोग ये पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और इसको इसके प्लेस पे हम लोग चूंकि सॉल्व कर चुके हैं इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 14t -21, और यहाँ वेरिएबल मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करना वो तो dt है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, हम सभी को पता है इंटीग्रेट कैसे होता है। तो यहाँ पे 1 to 2 ये लिमिट पुट करते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 14t dt हो जाएगा, बीच में होगा माइनस का साइन। फिर यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, आप सभी को पता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 1 to 2 ये फॉर्म बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ dt हो जाएगा, सिर्फ dt होगा। जब इसको इंटीग्रेट करेगा तो फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, 14t dt, मतलब कि 14 तो कांस्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली इंटीग्रेशन किसका होगा, t dt का होगा। तो जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आप यहाँ पर फाइनली t² 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2 to 1 हो जाएगा, ये लिमिट हमारा -21। जब dt को इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ t होगा, और लिमिट हमारा 2 to 1, ये हमारा वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, 1/2 कांस्टेंट इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 14/2 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, t², फिर लिमिट हमारा क्या है दोस्तों 2 to 1 है, बीच में माइनस का साइन, फिर 21, फिर हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों t, लिमिट क्या है दोस्तों 1 to 2, या फिर ये हमारे लोगों ने लिमिट पुट कर दिया। अब यहाँ पर फाइनली क्या करेंगे, t के वैल्यूज को हम लोग मतलब t हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर t यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब इसको हम लोग लिमिट पुट करते हैं तो फाइनली यहाँ पे देखिए क्या बनता है, तो मैं यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 4 -1 होगा, फाइनली बीच में माइनस का साइन, 21 वैसे का वैसे रहेगा। फिर यहाँ पर सिंपली t है, स्क्वायर वगैरह है नहीं, तो t 2 -1 हो जाएगा। तो अब आइए इसका अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ पर 7 × 3 होगा, 4 में से 1 घटेगा तो बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पर क्या होगा
21 इंटू 1 होगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, कि जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते होंगे 4/1 का सबट्रैक्ट होगा तो आपका 3 बचेगा। 3 को 7 से नॉर्मली मल्टीप्लाई किया बीच में माइनस के साइन, फिर 21 वैसे 2 में से 1 कटेगा तो 1 बचेगा। तो इसी टर्म को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आता है, 7 3 जा यहाँ पर डायरेक्टली 21, फिर यहाँ पर -21। तो ये फाइनली प्लस माइनस कैंसिल होकर के हमारा आंसर कितना था दोस्तों, यहाँ पे आंसर देख सकते होंगे आप, ये हमारा 0 आ गया आंसर। लेकिन बुक में तो आंसर हमारा कुछ और दिया हुआ है दोस्तों, 0 तो आंसर है नहीं। हम लोग तो क्या नॉर्मली जो ट्रेडिशनल फॉर्म होता है, जो हम लोग को जो फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चले हैं, तो आप देख ही सकते होंगे दोस्तों कि इसमें कोई कहीं पर आपको फॉल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है उसी के बेसिस पे हम लोगों ने चला है। तो आंसर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। लेकिन ये आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, ये तो हो गया रॉन्ग आंसर। मतलब कि आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर हम लोग थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें कि अगर हम लोग को थ्योरम क्या बोलता है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग तो 0 आंसर आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि बुक के अकॉर्डिंग हम लोग अगर आंसर लाना है तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा चेंज। तो चेंज क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा वेक्टर है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था कि अगर थ्योरम के अकॉर्डिंग चले तो हमारा आंसर आ गया 0। लेकिन अब हम लोग चलेंगे आंसर के अकॉर्डिंग, कि आंसर हमारा जो बुक में आंसर हमारा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमको देखिए हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करना होगा। तो हम लोग को फिर से यहाँ पे करते हैं दोस्तों देयरफॉर का साइन देते हुए, फाइनली यहाँ पे जो हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर हमारा क्या है दोस्तों, फिर से हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं, मतलब कि वेक्टर जो हमारा है उसको हम लोग लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे वेक्टर R1, मतलब कि जो हमारा पहला वेक्टर है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 वेक्टर J प्लस 2T माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे पहले वेक्टर I होता है, तो T वेक्टर I माइनस 3 वेक्टर J प्लस 2, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली वेक्टर के लिख रहा हूँ, यहाँ पे T में नहीं लिख रहा हूँ। जो यहाँ पे वेरिएबल था दोस्तों 2T वेक्टर के, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे वेरिएबल था, क्या था दोस्तों, 2T वेक्टर के था, ये वेक्टर था, मतलब कि 2 के साथ एक वेरिएबल फंक्शन T था। तो इस वेरिएबल को इस बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एक कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर सिर्फ 2, तो 2 वेक्टर के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब क्या करेंगे, उसी तरह यहाँ पर वेक्टर 2 वेक्टर जो हमारा दूसरा वेक्टर है R2, जब दूसरे वेक्टर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो हमारा क्या है दूसरा वेक्टर दोस्तों, वेक्टर I माइनस 2 वेक्टर J प्लस 2 वेक्टर की हमारा दूसरा वेक्टर है। एंड जो हमारा तीसरा वेक्टर है R3, वो हमारा तीसरा वेक्टर क्या है दोस्तों, 3 वेक्टर I T वेक्टर J माइनस वेक्टर के, ये है सिंपल वेक्टर। तो हम मैंने क्या किया दोस्तों यहाँ पर कि वेक्टर R1 जो हमारा पहला वेक्टर है, इसमें क्या किया कि वेक्टर के में से जो जो हमारा जो टर्म था T वेरिएबल, उसको मैंने निकाल दिया, बाहर कर दिया। तो हमारा फाइनली कुछ वेक्टर R1 जो था ये हमारा कुछ अलग हो गया, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट हो गया 2 वेक्टर के। तो ऐसा मैंने इसीलिए रैंडमली किया दोस्तों, मतलब प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कि अगर आप इसको हटा देते हैं तो देखिए हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो आप देखिएगा कि हमारा आंसर कैसे आता है। तो आप बोलिए कि अगर यहीं से हम लोग 2 क्यों हटाए, तो मैंने दोस्तों ऐसे सोचा कि यहाँ पर अगर जैसे कांस्टेंट यहाँ पर वेक्टर के है, यहाँ पर 2 है, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 जो है ये भी एक कांस्टेंट ही है, जबकि सिर्फ यहीं पे एक वेरिएबल था जो कि 2T के साथ था, तो इसलिए यहाँ पे हटा दिया। तो ऐसा अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर तो यहीं पर आप क्यों हटाए, तो यहाँ पर भी तो था, जैसे कि यहाँ पर I के कैप के साथ यहाँ भी वेरिएबल था, लेकिन यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट है। उसी तरह J के साथ भी यहाँ पर देखिए कांस्टेंट था, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल है। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन मतलब कि दिमाग में या सोच सकते हैं, ऐसा एराइज हो सकता है, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग लाने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। तो आप वो सब नेग्लेक्ट कर दें और सिंपली इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं। तो फाइनली फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिटर्मिनेंट, मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं देयरफॉर। तो हमको पुट क्या करना है दोस्तों, हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, यहाँ पर फिर से वेक्टर R1 डॉट वेक्टर R2, ये टर्म है हमारा, और क्रॉस क्या है दोस्तों, वेक्टर R3 है, और यहाँ पर dt है। तो फिर से इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं। तो जब हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं क्या, नाउ इसको हम लोग इक्वेशन 1 फिर से मान लेंगे, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन देते हुए डायरेक्टली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, फिर से लेंगे T -3, सारा टर्म सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 2T के प्लेस पे यहाँ पर सिर्फ 2, एक जो कांस्टेंट टर्म है
वो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, उसी तरह यहाँ पे 1 होगा, -2 होगा, फिर 2 होगा, फिर उसी तरह यहाँ पर 3 होगा, फिर t होगा, फिर -1 होगा। अब क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे, फिर से t को रखेंगे हम लोग, और इसको अंदर में फिर से क्या होगा, 2 - 2t हो जाएगा। फिर यहाँ पर बीच में डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, -1 -6 ये होगा, बीच में फिर प्लस का साइन होगा दोस्तों। फिर यहाँ पर 2 हम लोग रखते हैं, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने 2t यहाँ पे रखा था। इस बार सिंपली हम लोग, क्योंकि वेरिएबल को मैंने हटा दिया है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे 2 रहेगा, 2 को रखा। उसके बाद फाइनली अंदर में t+6 रहेगा। अब इसको नॉर्मली मतलब कि सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2t हो जाता है, -2t² हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए -6 -1 -7 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर 2t हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो जब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली हमारा टर्म क्या बचता है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली मैं 40 - 2t² -9, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2t को स्क्वायर मतलब ऐड कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। ये वाला वैसे का वैसे रहेगा, और -21 में से 12 आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -9 होगा। इतना तो कैलकुलेशन आप सभी को आता ही होगा दोस्तों। तो फाइनली इस बार प्रोडक्ट हमारा जो डिटरमिनेंट का फॉर्म है ये क्या आया दोस्तों, ये इस बार ये आया, मतलब कि 3 टर्म वाला आया, 40 - 2t² -9, ये टर्म हमारा आया है। पिछली बार क्या आया था दोस्तों, पिछली बार हमारा आया था 14t - 21, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया था दोस्तों, 0 आ गया था, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप अकॉर्डिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए इस वैल्यू को फिर से हम लोग पुट करते इक्वेशन 1 में, और इसको इंटीग्रेट करके देखते कि आंसर आता है कि नहीं। सो अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं दोस्तों कि पुट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा जो नॉर्मली है दोस्तों, उसको हम लोग लिखते हैं 1 to 2 लिमिट, और जो यहाँ पे वेक्टर r1 r2 इसके प्लेस पे मैं डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 40 - 2t² -9, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है दोस्तों, dt है। तो अब देखिए यहाँ पर नॉर्मली बारे बारे से इंटीग्रेट करेंगे, तो 4 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। लिमिट हमारा 1 to 2 हमारा जो था वैसे का वैसे रहेगा। फिर यहाँ पर t dt हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, उसी तरह यहाँ पर 2 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2 to 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर t² dt हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन। फिर यहाँ पर 9 चूंकि कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर सिंप्लीफाई, अंदर में सिर्फ क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर dt बच जाएगा। फिर 1 to 2 ये टर्म रहेगा। अब जब इसको नॉर्मली हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है दोस्तों, 4, और t यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, t² हो जाएगा इंटीग्रेशन। लिमिट हम लोग वैसे का वैसे पुट कर देते हैं, बीच में माइनस साइन 2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, t³ डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। फिर लिमिट हमारा जो 2 to 1 है वैसे का वैसे, बीच में माइनस का साइन। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 9 हमारा हो जाएगा, dt का सिर्फ t हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिमिट 2 to 1 to 2, मतलब ये वैसे का वैसे रहेगा। अब जो कांस्टेंट टर्म उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट हमारा 4 के साथ यहाँ पर 1/2 है, तो इसको बाहर निकाल लिया। अंदर में सिर्फ बच गया t², यहाँ पर 1 to 2 ये हमारा लिमिट रहा, बीच में माइनस का साइन। फिर इसी तरह यहाँ पर 2/3 हो जाएगा फाइनली। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, t³ 1 to 2 ये हमारा लिमिट हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन। फिर यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, सिर्फ ये तो वैसे का वैसे फाइनली, मतलब कि पहले से वैसे का वैसे ही था। अब यहाँ पर देखिए 2 से 4 ऑब्वियसली कैंसिल होकर यहाँ पर 2 बनेगा, तो फाइनली यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब आप सभी को पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, माइनस लोअर लिमिट हमारा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बीच में माइनस का साइन। फिर यहाँ पर 2/3 वैसे का वैसे रहेगा। आंसर हमारा मतलब कि यहाँ पर देखिए 2 मतलब t³ है, तो 2 का क्यूब हमारा पर 8 हो जाएगा। माफ कीजिए, तो 2 का क्यूब यहाँ पे 6 होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया। और यहाँ पर 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, बीच में माइनस का साइन। फिर यहाँ पे 9 होगा। फिर यहाँ पे कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो सिंप्लीफाई डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 2 - 1। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 4 में से 1 घटेगा 3, मतलब कि 2 × 3, बीच में माइनस का साइन। फिर यहाँ पर 2/3 ये तो रहेगा, 6 में से 1 घटेगा तो आप सभी को पता है यहाँ पे 5 होगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे 8 ही होगा, कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है। तो यहाँ पर 8 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर फाइनली, और यहाँ पर 1 का क्यूब तो यहाँ पर 7 ही होगा दोस्तों। यहाँ पर माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा माइंड स्लिप हो जाने की वजह से। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर ऑब्वियसली कैंसिल, मतलब कि 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही होगा। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर बचता है 6, माइनस यहाँ पे 14/3
-9। अब ये हमारा टर्म फाइनली बन गया है। अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मली जो हमारा फ्रैक्शन वाला टर्म है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर हमारा जो बुक में दिया हुआ वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो नॉर्मली यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बनेगा 3 डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर सॉल्व होने के बाद फाइनली यहाँ पर क्या डायरेक्टली 18 -14 -27 ये आप लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वगैरह यह सब तो सभी को पता है दोस्तों। अब जब इसको हम लोग फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 18 माइनस क्या होता है, तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे बनेगा 41 डिवाइडेड बाई 3। अब 41 में से आप 18 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, -23/3, जो कि बुक में आंसर हमारा यही दिया हुआ है। तो ये हमारा बुक का आंसर है दिया हुआ जो कि -23/3 है। तो देख सकते होंगे आप दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएबल्स के जो यहाँ पर 2t था, यहाँ पर वेरिएबल जब यहाँ पर मैंने हटा दिया तो उसके बाद ही आंसर हमारा जो कि यहाँ पर आया है -23/3। तो ये रहा दोस्तों हमारा आंसर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते होंगे कि यहाँ पर कि कभी कभी बुक में मिस्टेक भी रहता है, तो आपको ये डिसाइड करना है दोस्तों कि आपको एग्जाम में कैसा लिखना है। अगर क्वेश्चन अगर 2t आ जाता है तो आप नॉर्मली वैसा ही सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर 2 आता है तो आप नॉर्मली आपको बुक्स आंसर मैच करेगा। अगर नहीं आता है तो अगर 2t यहाँ पर वेरिएबल 2t आ जाता है तो आपको आंसर मैच ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू आंसर जो हमारा बुक में है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना मत भूलिएगा किसी भी स्टेप में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।